हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं आलोक। स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीके जीएस एरेना पे। तो आज हम लोग जीके का टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एएलपी यानी कि रेलवे ड्राइवर, ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रश्नों को एक्सप्लेन किया गया है, आपके लिए व्याख्या सहित दिया गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन की बात हो रही है। ऑप्शन है सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नेरोजी या वीके आरवी राव। सही जवाब होगा दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो व्याख्या ये है कि दादा भाई नेरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो ये दादा भाई नेरोजी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था अपने बुक में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों पर डिपेंड करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास। ठीक है, देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार, ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, उरुग्वे या दोहा में। देखिए, सही जवाब होगा जिनेवा। देखते हैं, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय सेंटर विलियम रैपर्ड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन करता है और मार्केट समझौते के अनुसार WTO की शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई है। कब शुरुआत हुई है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना 1 जनवरी 1995 को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन से वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा आपूर्ति जो है ये इंडिया में नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, देखिए, किसी भी देश में इस मात्रा पर उस देश का केंद्रीय बैंक नियंत्रण रखता है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा पर। मसलन भारत में यह जिम्मा भारतीय रिजर्व बैंक का है और मुद्रा आपूर्ति को केंद्रीय बैंक मुद्रा छापकर बढ़ा सकता है और मुद्रा छापकर घटा भी सकता है, मुद्रा को हटाकर। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल कर सकता है। कौन कंट्रोल करता है? केंद्रीय बैंक। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जोग जलप्रपात। ये चारों ऑप्शंस में से जोग जलप्रपात सबसे ऊँचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर, किस नदी पर है? शरावती नदी पर। ये याद रखना है आपको। यहाँ 4 छोटे छोटे प्रपात हैं जिसका नाम है राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है जोग जलप्रपात। जोग या जोरेस्पा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। क्या रखा गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है, नया नाम है। यह भारत में कर्नाटक में शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी लगाने वाला झरना है। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। बात की जाए सबसे ऊंचे झरने की, तो कुंचिकल है। ठीक है, ऑप्शंस में कुंचिकल नहीं थे इसलिए जोग सही हुआ। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। किसकी चीज़ को याद रखना, आपको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस में दिया गया है जो उसके हिसाब से कर्नाटक में जोग प्रपात जो है सबसे ऊँचा है और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर। 4 छोटे जलप्रपात हैं, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। हाइट कितनी है? 253 मीटर। और कहाँ है, किस जिले में? शिवमोगा जिले में। ठीक है, सागर तालुक में है। और बात कीजिए सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो ये कुंचिकल है। अगर ऑप्शन में कुंचिकल है तो कुंचिकल लगाना है। कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, यह कर्नाटक में ही है, शिमोगा जिले में ही है और किस नदी पर है? वराही नदी पर। हाइट कितनी है? 455 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल। सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक मात्रा में जूट उत्पादन करता है।
आगे देखते हैं। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। याद रखना, देश में बात की जाए तो बांग्लादेश। और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका कैपिटल कौन सा है? तो याद रखना है कोलकाता। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, कोलकाता सबसे इसका कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसके याद रखना भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है, इन दोनों के बीच में जो पानी की स्ट्रेट है उसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जो है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन से देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश है, चावल कटोरा। देखिए, भारत के 28 राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य को चावल कटोरा भी कहा जाता है। इस राज्य में चावल की अधिक खेती होती है और पूरे भारत में चावल की आपूर्ति होती है। आंध्र प्रदेश देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और यह राज्य भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,60,205 किलोमीटर। ठीक है। ओके, या मील में बात की जाए तो 61,855 मील है। याद रखना है आपको इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो और हिरोशिमा। देखिए, याद रखिएगा, परमाणु बम इन दो जगहों पर गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, पहले की बात की जाए तो पहला बम जो था वो हिरोशिमा पर गिरा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, याद रखने का नाम था लिटिल बॉय नाम था। जबकि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल नहीं होगा, क्षोभ मंडल होगा और समताप मंडल। ठीक है, देखिए, जो स्ट्रेटोस्फेयर से यानी समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समताप मंडल। और यहाँ पे याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, और इसकी मोटाई जो है मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती है। ठीक है, जैसे कि आप जब सी लेवल पे हैं तो इसकी ऊंचाई कुछ और रहेगी और जब आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे इसकी ऊंचाई घट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है चेंज होता है। खोज किसने की थी? 1930 में फ्रांस के भौतिकविद थे फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण गोखले, ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आगे बढ़ते हैं, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल जो वर्ड है ये संबंधित ध्वनि से। ठीक है, इसको डी और बी से डिनोट करते हैं, डेसिबल। देखिए, एक डेसिबल एक लघु गुणकीय इकाई है। इसका उपयोग ध्वनि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए किया जाता है? ध्वनि के स्तर को। यह इलेक्ट्रॉनिकी, सिग्नल और संचार में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डेसिबल का स्तर जितना अधिक होगा शोर उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, जितना डेसिबल ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें शोर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। यहाँ पे चंपा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, चंपा। देखिए, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपापुरी या चंपा, दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में होता है साइलेंट वैली। एक जगह का नाम क्या है? साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी भी कहा जाता है। देखिए, शांत घाटी भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में, किस राज्य में? पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। 1985 में घाटी को शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पलक्कड़ जिले में। साइलेंट वैली केरल के आखिरी बचे रेन फॉरेस्ट का घर भी है। ये घाटी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले लोग, हर व्यक्ति इसी सुंदरता में खो जाता है। केरल के साइलेंट वैली इस इलाके के घने जंगलों में को संरक्षित करने के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये एक रेन फॉरेस्ट भी है। याद रखिएगा कि क्या है, ये रेन फॉरेस्ट है और किस जिले में है? पलक्कड़ जिले में है। ठीक है, इसको उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? 1985 में।
किस स्टेट में? तो याद रखना केरल स्टेट में है। ओके, याद रखना केरल में, पलक्कड़ में, ठीक है। और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है और 1985 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। देखते हैं व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या क्या है? देखिए, सुनामी का फैलने का मुख्य कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना। सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्री तल की प्रचंड गतिविधियों, उल्कापिंड का प्रभाव, समुद्र तल पर भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से संबंधित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में समुद्री तल पर भूकंप आना एक लिखा हुआ है, इसलिए यही सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषध अनुसंधान। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुविषयक अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह जैव चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक कर्मियों की नियुक्ति करता है और उन 39 प्रयोगशालाओं में से जो है जो भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तत्वाधान पर काम करता है। ठीक है, यानी कि CSIR के अंदर काम करता है CDRI। ओके, और कहाँ पे स्थित है याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया गया महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, देखिए महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसको निर्धारित किया जाता है एक मार्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, कृषि उत्पादकों की कोटि एक मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है और भारत में यह 1986 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था? 1986 में, 1986 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था? देखिए, यहाँ पर बात हो रही स्वीकृत की, ना कि कब लाया गया था यह अधिनियम, ये कब पास हुआ था, ये स्वीकृत कब किया गया है, ये पूछा है। देखिए, कुछ निश्चित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए 11/4/1946 को केंद्रीय विधान परिषद ने एक न्यूनतम मजदूरी बिल प्रस्तावित किया गया था, जिसे 1946 में पास कर दिया गया और 15/3/1948 से इसे प्रभावी बनाया गया। ठीक है, तो देखिए 1948 में प्रभावी बनाया गया है, 1946 में पास किया गया है। अब ऑप्शन से पाते हैं, तो ऑप्शंस में देखिए 1948 दे रखा है, 1946 में देखिए 1946 में पास हुआ था, लागू कब से हुआ है? ये 1948 में लागू हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, F बॉन्टिंग, S.A. वैक्समैन या रोनाल्ड रॉस? तो इसका आविष्कार किया था F बॉन्टिंग ने। ठीक है, देखिए कनाडा के चिकित्सक फ्रेडरिक बेंटिक, F बॉन्टिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स H बेस्ट ने कुत्तों के अग्नाशय के अर्क में हार्मोन इंसुलिन की खोज की थी। किसके अग्नाशय में? कुत्ते के अग्नाशय में जो हार्मोन मिला था उसका नाम था इंसुलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अमेरिका की खोज किसने की? तो शायद बात है कोलंबस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक खोजकर्ता थे, नाविक थे और उपनिवेशवादी थे। ठीक है, उपनिवेश बनाते थे ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है और गोदावरी नदी पर दो बांध स्थित है। फेमस बांध है पोलावरम बांध और पोचमपाद बांध। ठीक है, ये तेलंगाना में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पहले दोनों का दोनों आंध्र प्रदेश में था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है एक टाइप के शैवाल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए शैवाल इसको कवक भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। किस नाम याद रखिएगा, कैसे नाम इसका? ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है,
फ्लेमिंग ने पहली बार प्रयोगात्मक रूप से पता लगाया था कि एक पेनिसिलियम मोल्ड एक जीवाणुरोधी पदार्थ को स्रावित करता है और सबसे पहले इसमें सक्रिय पदार्थ को शामिल किया जाता है, जिसे उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन का नाम दिया था। कब खोज किया? 1928 में नाम दिया गया पेनिसिलिन। और किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पित्त का स्रोत क्या है, यानी कि पित्त रस कहाँ से निकलता है। देखिए, बात की जाए पित्त रस का, इसका सही जवाब होगा यकृत। ठीक है, कैसे जवाब होगा? यकृत। यकृत पित्त रस का स्रावन करता है। पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। और निकलेगा कहाँ से? यकृत से। ठीक है, एक दिन में लगभग 500 से 1000 ml पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, सही जवाब मैटर कर रहा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, जिसका सही जवाब होगा त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है। धरती से हवा में मार करने वाला त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का सर्वप्रथम 28 दिसंबर 1996 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1996 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो यह है नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, विक्रम संवत को विक्रमई कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर है। विक्रम संवत को नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर माना जाता है और इसका नाम जो है राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? राजा विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गांधी जी द्वारा सन 1933 में तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जिसका नाम था यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था, जो कि 1919 से 1932 तक निकलता रहा। इसके बाद 1933 में हरिजन, जो कि अंग्रेजी में आता था, हरिजन बंधु, जो कि गुजराती में था, हरिजन सेवक, जो कि हिंदी में था, संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, लैंग्वेज पूछता अक्सर, तो हरिजन जो था अंग्रेजी में आता था, हरिजन बंधु याद रखिएगा गुजराती में, और हरिजन सेवक जो था वो हिंदी में आता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की बात की जा रही है, तो उसके आगे देखते हैं। देखिए, भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गठन पुणे में हुआ, महाराष्ट्र में, 12 जून 1905 को। और कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये थे राजगुरु। राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये सॉल्यूशन देखते हैं। सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने पर राजगुरु को 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी, जिसे लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। इसी में इन तीनों को फांसी मिली थी। इनमें एक नाम ऐड कर लीजिए, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा ये आगरा में भी है और लाहौर में भी है। ठीक है, ऑप्शन के साथ चलना है। अगर इंडिया की बात की जा रही है तो आगरा सही होगा, और वर्ल्ड की बात की जाएगी तो लाहौर और आगरा दोनों सही होगा, दोनों ऑप्शन में है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पर्ल मस्जिद यानी कि मोती मस्जिद कई धार्मिक संरचनाओं को दिया गया नाम है। मोती मस्जिद लाहौर किला, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में लाहौर किले के अंदर स्थित है, जिसे 1630 से 1635 में बनाया गया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा किला में स्थित है, भारत के आगरा किले में स्थित है। इसे 1647 से 1653 के आसपास शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो दोनों ही जवाब सही है, डिपेंड करता है आप किस एग्जाम में बैठ रहे हैं। अगर ऑप्शन में आगरा है तो आगरा मारिए, लाहौर है तो लाहौर मारिए, दोनों है तो आगरा मारिए। ठीक है, क्योंकि बात हम लोग ज़्यादातर इंडिया ही करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30% किया है, जिसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग अच्छा से गौर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और आप इस वीडियो से कुछ अच्छा आउटपुट निकाल पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।